आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी का जो बुक है उसके हिसाब से हम चलते हैं, पता ही है। इससे पहले हमने 3.1 के ना दो इंट्रोडक्शन बनाए हैं जो आपने नहीं देखे होंगे अभी तक, तो प्लीज जाकर पहले वो दोनों वीडियो देखें, 3.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ये खुद ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही इतनी अच्छी तरह से सब चीजों को समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्वेश्चन तो एक तरह से ओरली मुजबानी सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी है वो जरूर देखें एक बार, ठीक है, और जरूर देखा भी करो। सॉल्यूशन की वीडियो मत देखो करो बिल्कुल भी, इसको सोल्व क्वेश्चन को आप पहले खुद सोल्व करो, फिर अपना मैच कर लो, मगर इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर 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 देखें, 2 बार देखें, जरूर 3 बार देखें, और एग्जाम्पल्स की भी देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं इधर से हटता हूं क्योंकि क्वेश्चन 1 आपके सामने इधर आएगा। कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में ए में, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स क्या होता है हमने बात तो पहले कर ली है। इस मैट्रिक्स में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, और इन एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है कि ये एलिमेंट्स क्या है, A21 पर कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी बात है, जिसने 3.1 का पार्ट 1 देखा होगा ना इंट्रोडक्शन का, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का अपने को बताना है ऑर्डर, या फिर क्या कहो साइज। तो ऑर्डर लिखने का एक तरीका था रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मैंने बताया था ना कि M/N, M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितनी है, दिस इज फर्स्ट रो, ये वाली सेकंड रो, ये वाली थर्ड रो। तो 3 रो हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाई, मतलब बाई 4 कॉलम है ऐसे, तो 3/4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/4। 3 रो और 4 कॉलम। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, इसकी प्रोडक्ट कर दो बस, यही इनकी प्रोडक्ट करके जो आएगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि 12। चाहे काउंट कर लो, 12 ही आएंगे। इन एड्रेस को, इन एलिमेंट्स के एड्रेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो बताना है, A13। तो ये भी मैंने समझाया था आपको कि जो एलिमेंट्स को लिखते टाइम जो ये पहले डिजिट होती है, ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रो को, और ये कॉलम को, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है ना, तो वो एलिमेंट जो पहली रो पर है और थर्ड कॉलम पर है। तो फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए, फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो, एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बैठेगा 19, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 19। क्लियर हो गया होगा। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35। आफ्टर दैट A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो में जाओ और थर्ड कॉलम में जाओ, तो क्या मिलेगा अपने को, -5। A24, A24 मीन्स सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, तो 2 मतलब सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम -12। A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 5/2, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उन्होंने कुछ नहीं वाले कर भी लिए होंगे। ठीक, तो नोट कर लेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सेम एक जैसे हैं आपस में बिल्कुल, हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी किया था। तो 2 में बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, देखो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। एक मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 थे ना, उसमें 24 है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स, तो ऐसा हमने आपको एग्जांपल में समझाया था। ठीक, तो जैसे कि यहां बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, तो ये 12 कैसे आता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई करके आता है। तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 आया हुआ होगा, वो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो की और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई करके आया होगा। मतलब क्या ऐसा रहा होगा ना कि 1 2 3, ठीक है, और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, और इस तरह की 4 रो बना लो, पहली रो, R2 दूसरी रो, R3 तीसरी रो, तभी तो होंगे ना 24 एलिमेंट। ठीक है, 6 पहले रो में हो जाएंगे, 6 दूसरी रो में, 6 तीसरी रो में, 6 चौथी रो में। तो एक ऑर्डर पॉसिबल मुझको क्या मिला कि 4 तो रो हो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 4 तो रो हो, और फर्स्ट 2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 कॉलम हो। तो एक ऑर्डर बैठता है 4/6।
लेकिन उससे सारे पूछे हैं कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको 24 को देखना है कि 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मैं दोनों दो दो फैक्टर्स करो ऐसे कि मल्टीप्लाई करके 24 ही आए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स को लिखेंगे। सबसे पहला हो सकता है 1/24 का, दूसरा क्या हो सकता है 24/1 का। मतलब जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 24 आ सकता है वो सभी लिखने हैं, ठीक। ऐसे ही 2 × 12 2/12 भी तो हो सकता है, 12/2 भी हो सकता है। तो ये पहला ऑर्डर आ गया, ये दूसरा ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर। ऐसे ही 3/8 हो सकता है और 8/3 भी हो सकता है। ऐसे ही 4/6 हो सकता है और 6/4 भी हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इस तरह की? भाई 5 को लेकर तो नहीं आएगा ना, 24 किन किन को मल्टीप्लाई करके आता है वो देखना है खाली। तो ये 6 ऑर्डर पॉसिबल है, 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4, ठीक। ये 6 ऑर्डर पॉसिबल। तो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये माना जाएगा, ठीक है। इसी में कह रहा है एडिशनल आगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो तो क्या होगा। व्हाट विल हैव इस 13 एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 कर दूं तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 कर दें, किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होंगे तो उसका क्या ऑर्डर हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा इस केस में, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर होगा या तो 1/13 का मैट्रिक्स होगा, एक रो और 13 कॉलम होंगे, या 13/1 का होगा, 13 रो और एक कॉलम होगा। ये तो पॉसिबिलिटी है भैया। तो एक ही रो बन जाएगी सिंपल ऐसी, और इसमें पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते 13 एलिमेंट। या तो ऐसा बन जाएगा 13/1 का, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 13 एलिमेंट, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटी यहां पर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वो कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 18। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 18। तो फाइंड द पॉसिबल, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो कितने इसके ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स कर लो, है ना, ऑर्डर्स कर लो। तो जिन फैक्टर होगा 18 के जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आ सकता हो, तो कौन कौन फैक्टर हो जाएंगे, 1/18 या 18/1। अगर 2 से देखूं तो 2/9 एंड 9/2। 3 से देखो तो 3/6, 6/3। और कोई 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 का आ गया, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 का आ गया। आगे भी कह रहा है इफ इट हैव 5 एलिमेंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जाए तो क्या ऑर्डर बनेगा, तो बनेगा या तो 5/1 या 1/5। दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो इजी क्वेश्चन था, अक्सर एमसीक्यू वगैरह ऐसा रीजन इन पर आ जाते हैं, ठीक है। नोट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 4, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। ए, एक 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो कि इस फॉर्म का होगा, A इज इक्वल टू AIJ, और साइज क्या बोल रहा है उसका 2/2, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिर देखेंगे थर्ड पार्ट। तो मैं पहले इसका एक पार्ट पर आता हूं। हमको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है ऐसा जो A इज इक्वल टू AIJ के फॉर्म का होगा, जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। पता क्या चला मेरे को 2/2 देखकर, 2/2 का उसका साइज होगा, 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। तो मतलब हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो यही तो होगा, A11, A12, A21 और A22। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट के बारे में क्वेश्चन के, ठीक है। तो मेरे को जो मैट्रिक्स फाइंड करना है वो 2/2 साइज का है, यानी कि 2 रो है, 2 कॉलम है। तो A11, A12, A21, A22। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा है तो प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर जाकर देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। अब उसकी हेल्प से, जो ये दिया हुआ है ना, इसकी हेल्प से मेरे को ये चारों फाइंड करने हैं और यहाँ पे लगा पुट करना है। इनको फाइंड करना बहुत ईजी है, हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी किए थे। ये जो लिखा है ना 1 1 और उधर लिखा है IG, तो इसमें IG की वैल्यूज इसके हिसाब से पुट करते चलेंगे। पहला डिजिट I के लिए पुट करती की जाती है, दूसरी डिजिट J के लिए। वो वैल्यूज, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। जैसे कि मुझे A11 फाइंड करना है तो I की जगह 1 पुट कर दो, J की जगह 1 पुट कर दो, वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर मैं A12 फाइंड करूंगा, उसके लिए मेरे को पहले I की जगह 1 पुट करूंगा, J की जगह 2 पुट करूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सुनते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप इधर आएंगे, पुट, बस पुट पुट कुछ नहीं, पुट मत लिखो,
डायरेक्ट लिखो A11, डायरेक्ट लिखो A11। अब आप 12th क्लास में हो, इतना तो समझ सकते हो कि A11 मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, वहां रख रहा हूं, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। भाई 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 बन गया। अब A12 फाइंड करूंगा मैं। A12 फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, I की जगह 1, J की जगह 2। तो I की जगह 1, J की जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब 2 1, ठीक है, I की जगह 2, J की जगह 1, A21 है ना, तो A21 I की जगह पर 2, J की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 + 1 3 का होल स्क्वायर बाई 9/2। A22 I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, A22, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 8। ठीक, तो पहले आपको यही काम करना है, ये वाला इतना, ये चारों वैल्यू फाइंड करनी है। फिर ये लिखना है, ऐसे लिख के नाउ, ठीक, फिर लिखना है नाउ, ये लिखना है। फिर इसको लिखा मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में, और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद फाइनली हम ए लिखेंगे A11 2, A12 9/2, A21 9/2, और A22 कितना आ जाएगा 8। तो ये अपने क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी से क्वेश्चन था बहुत ही। ठीक है, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। तो मैट्रिक्स तो वही है, क्वेश्चन को देने का जो जनरल फॉर्म है वो अलग हो जाएगी इस बार। तो यहां भी मेरे को यही चारों चीज फाइंड करनी है, मतलब एक तो A11 फाइंड करूंगा, फिर A12 फाइंड करूंगा, फिर A21 फाइंड करूंगा, फिर A22 भी फाइंड करूंगा। तो I/J, ये वैल्यू I की है, दूसरी वैल्यू J की है, तो I/J मतलब 1/1 तो 1। A12 पहली वैल्यू I के लिए पुट करो 1/J, J मतलब 2, ठीक है ना, 1/2, तो 1/2 का मतलब 1/2, क्योंकि हम कैलकुलेशन को पॉइंट में नहीं लाएंगे। A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, दिस इज 2, 2 2 I भी 2, J भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। नाउ अपना मैट्रिक्स ए क्या है, ए है अपना A11, A12, A21, A22। अगर ये लिखना नहीं आ रहा है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, जाके आ जाएगा, लिखना है ना। तो A11 1, A12 1/2, A21 2, A22 1। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये दोनों आपको समझ में आगे होंगे, इनको नोट करेंगे। फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलो, अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, थर्ड पार्ट में I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। वैसे तो खैर बनता नहीं कि मैं इसको कराऊं, जब मैंने 2 करा दिए, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ हमारे भाई लोग हैं इस तरह के जिनको दिक्कत आ जाती है। I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये तो लिखा जाएगा, तो यहाँ पे है ना, ये तो ताड़ लिया होगा, इसको रब कर देते हैं इधर से, इसको उधर से रब कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और वही अपना पुराना मेथड, ये चारों वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले फाइंड करेंगे A11, I की वैल्यू 1, 2 × J + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे 2 मिनट बाद। फिर A12 लिखो पहले, 1 + 2 × J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बाई कितना 2। फिर इसके बाद A21 I की वैल्यू 2 + 2 × J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बाई 2। और फिर A22, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करा दो एक बार। 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, 2 × 2 और ये वाला 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 8, और ये वाला 2 दूनी 4 और 2 6 का स्क्वायर 36/2, तो 18। ठीक है, अब ये लाइन लिखोगे। इसके बाद पहली वैल्यू क्या आई थी 9/2, दूसरी 25/2, तीसरी 8 और लास्ट 18, एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड वेरी वेरी सिंपल। ठीक, तो ये भी आपको समझ में मुझे पूरी उम्मीद आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका 5 क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, बस उसमें जो मैट्रिक्स है वो 3/4 का है। तो तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन है बस। देखते हैं नेक्स्ट।
तो इस बार भी यही कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। इस बार जो साइज होगा मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर होगा वो 3/4 का होगा। नंबर ऑफ रो 3 होंगी एंड नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रो 3 होंगी एंड नंबर ऑफ कॉलम 4 होंगे। तो क्योंकि इसने इस बार जनरल फॉर्म क्या लिखी हम हमको कि मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, ए आई जे और साइज 3/4, देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो ये क्या हो जाएगा, जरा इसको लिख लेते हैं एक बार। ए इज इक्वल टू ए कितना होगा 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 1 4, बिकॉज देयर आर 4 कॉलम्स, 4 कॉलम है ना इसलिए। ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 2 4, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, ए 3 4। पहले इसको लिख लिया करो ऐसा रफ पे जाके, है ना, मतलब रफ नहीं है, फेयर ही है वैसे तो चेक कर लो 3/4, 3 रो है 4 कॉलम है, ठीक। अब ये 12 की 12 वैल्यू इसको फाइंड करनी है इसकी हेल्प से। देखो मैं कैलकुलेटर को डायरेक्ट कर दूंगा। ए 1 1 फाइंड करना है अपने को, उसके हिसाब से चलेंगे रो के हिसाब से, है ना। ए 1 2 फाइंड करूंगा फिर मैं, फिर ए 1 3, फिर ए 1 4, उसके बाद ए 2 1 फाइंड करूंगा, ए 2 2, ए 2 3, ए 2 4, बाकी 3 धर निकाल दूंगा, है ना। ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3। वैसे तो देखो मुझको क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, इतना काम तो खुद भी करना चाहिए लोगों को, है ना। फिर भी चलो जी, ए 1 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1/2 -3 इंटू 1 + 1। कैलकुलेशन में एक साथ करूंगा, आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 2, ए 1 3, आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 3, ए 1 4, ठीक है ना, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4। अब आ जाएगा ए 2 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, ए 2 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2, ठीक है। ए 2 3, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3। इसके बाद ए 3 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4। मैंने ये वैल्यू पुट करी है, अब इसको सोल्व भी कर दूंगा एक साथ। तो 1/2 -3, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 1/2 आई की जगह कितना 3 प्लस जे की जगह 2, 1/2 3 3, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू भी 3, तो 1/2 आई की वैल्यू 3 एंड जे की वैल्यू 4, ठीक है। सोल्व कर देता हूं आपको। देखो मोड लगा हुआ है, मोड का मतलब जो मैं सोल्व करूंगा ना अंदर उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। तो -3 + 1, तो -2 का मोड 2 एंड 2/2, 2/2 यानी कि 1। कैलकुलेशन है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। -3 + 2 तो ये बैठेगा 1/2, -3 + 3 ये हो जाएगा 0, -3 + 1 तो ये हो जाएगा 1/2, -6 + 1 तो ये हो जाएगा 5/2, -6 + 2 तो 4/2 यानी कि 2, -6 + 3 तो 3/2, -6 + 4 तो 2/2 यानी कि 1, ठीक है। 3 -9 + 1 तो 8/2 यानी कि 4, 3 3 9 तो 7, 7/2, 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 6 तो 3 और 3 3 9 में से आ गया तो 5/2। तो ये वैल्यू मैंने सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा फाइंड करी। इनको यहाँ पर लगा रख देते हैं एक बार। 1 1/2, 0 1/2, 5/2, 2 3/2, 1, उधर से 4 7/2, 3 5/2। तो ये आपका 3/4 का मैट्रिक्स रेडी हो गया एकदम। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जरा आंसर इसका। 1 1/2, 0 1/2, 5/2, 2 3/2, 1 4 7/2, 3 5/2, ठीक। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लेंगे तुरंत। देखते हैं सेकंड पार्ट, 2i - j, ठीक। तो पहले वैल्यू पुट किया करो, फिर एकदम से सिंप्लीफाई किया करो, उससे फ्लो बना रहता है ना। तो पहले मैं i और j की वैल्यूज थोड़ा सा यहाँ पर तेजी से फाइंड पुट कर देता हूं, ठीक है। i की जगह 2, j की जगह 1, i की जगह 2, j की जगह 2, i की जगह 2, j की जगह 3,
आई की जगह 2, जे की जगह 4। वैसे क्वेश्चन मेरे को पढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर मैं बताऊं तो मैं कर रहा हूँ फिर भी। आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 1, आई की जगह पर कितना 3, जे की जगह पर 2, आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 3, आई के स्थान पर कितना 3, जे के स्थान पर 4। सोल्व करते हैं, चलो। 2 1 जा 2, -1 1, 0, 2 एकम 2 3 गए, -2 2 एकम 2 हो गए तो 4 गए, -2 2 दूनी 4 में से गया 3, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, 2 दूनी 4 में से 3 गए 1, 2 दूनी 4 में 4 गए 0, 2 3 6 में से 1 गए 5, 2 3 6 में से 2 गए 4, 2 3 6 में से 3 गए 3, 2 3 6 में 4 गए 2। ठीक है, रखो 1 0 -2 3, 1 0 ये गलत हो गया, -1 -2 3 2 1 0, और जी साहब माइनस के ये 5 के बाद 4 3 2। लेट अस चेक द आंसर। वेरी गुड, ठीक है, तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पार्ट है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे हमने एग्जांपल में भी किए थे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को देख करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब सवाल ये आता है कि ये इक्वेशंस कहां से आ गई। देखो ये इक्वेशन तो है, अगर इक्वल टू लगा हुआ है और कुछ एक्सप्रेशंस एक्स में और कांस्टेंट में, मतलब वेरिएबल एंड कांस्टेंट उधर भी है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स इधर भी है, बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल टू का, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या लिखी हुई है, मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन। और सोल्व कैसे करेंगे इसको, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम साइज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका तो सेम साइज होगा, जो कि है 2/2 का ये वाला है, 2/2 का ये वाला है, और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। a11 इक्वल टू a11 क्या होगा, a12 इक्वल टू 12 क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, फ्रॉम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, जो हम यहां पर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 4 इज इक्वल टू वाई क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू जेड, और x इज इक्वल टू 1 और 5 5 के है ही, और यही वैल्यू हमारी इजीली निकल के आ गई, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन सेकंड। यहां भी तो मैट्रिक्स इक्वल है, तो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, जो कि है 2/2 का ये रहा, 2/2 का ये रहा, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल, x + y 6 के इक्वल, दूसरा तो दूसरे के है ही पहले से, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा तीसरे वाले के इक्वल, 5 + z इज इक्वल टू 5, एंड x y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसको मैंने क्यों नहीं माना, क्योंकि इससे z आ गया, z इससे आ गया, इसका काम तो खत्म हो गया, z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब रहा सवाल इन दोनों को मैं कैसे फाइंड करूं। देखो ये x + y = 6 दिया हुआ है और ये x y = 8 दिया हुआ है। वैसे तो कई तरीके हैं सोल्व करने के, वैसे इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, एक फॉर्मूला याद रखो, x - y का होल स्क्वायर, या छोड़ो चक्कर मत पड़ो, आप सिंपल करो, फ्रॉम फर्स्ट, जरा फर्स्ट को देखो, क्या फर्स्ट से y की वैल्यू 6 - x आ जाएगी क्या, फर्स्ट से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - x, पर पुट कर दो सेकंड में, ये वैल्यू हमने उठा करके पुट कर दी सेकंड में, x इंटू वाई की जगह 6 - x इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, x इंटू वाई। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6 की x में 6x, x की x में x² इज इक्वल टू 8, इनको भी उधर ले जाओ x²। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। फैक्टर मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको जैसे मर्जी आते हैं कर सकते हैं फैक्टर, मैथ करके 6 आए, मल्टीप्लाई करके 8 आए, तो 4 और 2, ये मैंने फैक्टर आपके डायरेक्ट कर दिए। ये जो लिखते हैं ना कॉमन वगैरह लेते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को रखो 0 के इक्वल, फर्स्ट फैक्टर 0 एंड सेकंड फैक्टर 0, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करो, थर्ड में y निकालना पड़ेगा ना, पुट इन थर्ड, ऐसे यहां भी रखो इसको वैल्यू को ऊपर उठा करके पुट इन थर्ड।
तो जब थर्ड में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2, और इधर से y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 4। तो कहने का मतलब मेरे पास x y z की वैल्यूज के यहाँ पर दो सेट आए। पहला सेट ये वाला है कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, और z तो पीछे आ चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, z तो पीछे कितना आ चुका है, 0। ठीक, ऐसे यहाँ पर दूसरा सेट क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। तो ये दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, स्वयं आ गया होगा। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ये भी ऐसा ही है, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स फ्रॉम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स फ्रॉम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों को सोल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है x y z की। अब तीन इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, तरीके कई सारे हैं, बहुत तरीके हैं। फिलहाल ये यहाँ तो क्या कोई तरीका है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी है। देखो हम क्या करूंगा, मैं करता हूँ पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कर लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, बहुत ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये थर्ड है, तो ये y प्लस जेड की वैल्यू 7 यहाँ पर दो ना, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा इससे, 2, ये लो x तो आपको 2 आ गया। अब जब x 2 आ गया तो ये 2 यहाँ पुट कर दो, पुट इन सेकंड में। जब ये वैल्यू सेकंड में पुट करोगे तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 3 आ गया। और ये कहां पुट कर दो, 3 में, पुट इन 3, तो y प्लस जेड की जगह 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 4 भी आ गया, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और समझ में भी आ गया होगा आपको, है ना। तो इजी चैप्टर है बहुत ही, सब क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7, वो भी ऐसा ही होगा बिल्कुल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, वैल्यू फाइंड करनी है एबीसीटी की। तो फ्रॉम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, फ्रॉम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है, और उससे हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। फिर ये वाला ले लेंगे हम, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड देन 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। और ये चार इक्वेशन ए बी सी डी बन के आ गई। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जितनी हमको वैल्यू फाइंड करनी है ना, उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको चार वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी डी, तो चार इक्वेशन होनी चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन में हमको तीन फाइंड करनी थी, एक्स वाई जेड, तो इक्वेशन भी तीन होनी चाहिए। क्लास 10 में हमने चैप्टर किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो हमको दो वैल्यू फाइंड करनी होती थी एक्स वाई की, तो हमारे पास दो ही इक्वेशन होती थी। ये एक क्या कहते हैं, एक सिद्धांत है इस चीज का, इक्वेशन सोल्व करने का। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वैल्यू तीन फाइंड करनी हो और इक्वेशन दो ही हो आपके पास, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक, जितनी वैल्यू फाइंड करनी हो इक्वेशन उतनी ही हो। चलो ये पढ़ोगे आप आगे जाके कभी। फिलहाल मैं लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि दोनों ए बी में है। ये दोनों इक्वेशन किस में है, ए और बी में। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड ये हो जाएगी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट थी, ये थर्ड थी। इसको कर देते हैं यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट। क्लास 10 का तरीका है भाई, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये तो 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा। a और माइनस के 2a, तो कितना बचेगा, माइनस का a, -1 प्लस 0 तो -1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1। अब ये की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में। जब a की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, तो a की जगह पर 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 2। अब a और b आ गया, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर सेकंड में, तो 2 इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर है। अब d यहां से आ जाएगा, c जो आया है यहां पुट कर दो,
3 इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू 4। तो एबीसीडी की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तीनों एमसीक्यू हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। यही तीन एमसीक्यू इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे हैं जिनमें कुछ करने के लिए है। कहता है 8 में, इफ ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे की फॉर्म का है जिसका साइज m बाई एन है। क्लियर? ए के जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे की फॉर्म के होते हैं, साइज दिया हुआ है m बाई एन। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m और n में क्या रिलेशन जरूरी है कि m छोटा हो n से, m बड़ा हो n से, या m इक्वल हो n के, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि नंबर ऑफ रो लेस देन हो नंबर ऑफ कॉलम से, या नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ कॉलम के, या नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में स्क्वायर मैट्रिक्स समझाया था तो क्या बताया था कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 3x3 का हो चाहे वो 2x2 का हो। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो आंसर इज क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? सी। तो सी इज योर आंसर, m इज इक्वल टू n। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं? तो दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दोनों का साइज सेम जरूरी है, जो कि है, ये भी 2x2 का है, वो भी 2x2 का है। अगर हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखे वैल्यू फाइंड करें तो 3s प्लस 7 से वैल्यू क्या आएगी? 0। इस 5 को रखो उस वाले के इक्वल, इससे क्या बनेगा? 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। अब y प्लस 1 को रखो 8 के इक्वल, ठीक है, और इसको रखो 4 के इक्वल। तो x की वैल्यू देखो दो जगह से निकल के आती है। x की वैल्यू तो इससे आती निकल के है, एक इससे निकल के आ रही है। इससे वैल्यू क्या आ रही है x की? इससे आ रही है माइनस के 7/3। और इससे इसकी वैल्यू क्या आएगी? इससे इसकी वैल्यू क्या आएगी? निकाल लेते हैं ना, टेंशन को लिए फालतू। तो इससे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की 2/3। ठीक है, इससे इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2/3। तो क्योंकि x की वैल्यू हमको वो वाली चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो, कि ये जो इसके इक्वल आ जाए एक्सपुट करने पे, और ये इसके इक्वल आ जाए। तो ऐसा तो कोई कॉमन वैल्यू कोई नहीं आई ना, तो मतलब x की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि इससे अलग आ जाए उससे अलग आ जाए, दोनों से अगर सेम आती तो हम उसको लेते हैं। ऐसे ही y से कितना आ जाएगा? 7, और इससे y कितना आ जाएगा? 7। जैसे कि y की वैल्यू 7 आ गई है, जैसे कि y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 7 आ गई। तो y तो 7 ठीक है, 7 प्लस 1 8 दे देगा आपको, और इधर 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। लेकिन वो हमसे दोनों पूछ रहा है साथ साथ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अगर वो खाली y की पूछता तो हम कहते 7, लेकिन x और y की वैल्यूज का ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में जिससे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। खाली y के लिए तो है, लेकिन हमको आंसर दोनों को बताना है ना। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो बी लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इन वैल्यूज को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि y की तो आ रही है बट x की नहीं आ रही है। ठीक, चलो जी इसको नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, द सम ऑफ, सॉरी सम कह रहा हूं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच सॉरी विद ईच एंट्री 0 और 1। ऐसे कितने मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर तो कितना हो? 3x3। ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिनका ऑर्डर तो कितना हो? 3x3। मतलब 3 रो 3 कॉलम, A11 हो, A12 हो, A13, A21, A22, A23, A31। इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन करने का और समझने का है तो यही है। और अक्सर इस क्वेश्चन के बारे में देखा गया है कि बच्चे इसका आंसर याद कर लेते हैं कि इसका आंसर 512 है, और कई बार तो टीचर्स तक ये बोल देते हैं बस इसका आंसर याद कर लेना, 512 इसका आंसर है। कई बार ऐसा होता है, मैं देखा है कि सोल्व वोल कुछ नहीं, बस याद कर लो। अच्छा एमसीक्यू है ना, कुछ एनसीईआरटी के एमसीक्यू बच्चे देखते भी उससे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा एमसीक्यू है तो इसका आंसर याद कर लेते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन याद करने का ही समझने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुनो, ऑर्डर कितना है? 3x3। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है, फिर समझते हैं सॉल्यूशन को। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1। तो 3x3 के कितने ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी ईच एंट्री या तो 0 हो या 1 हो?
मतलब इन मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हो को क्या हो, या तो 0 दिखे या 1 दिखे। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ऐसे लिख दिया मैंने, ये मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ सोचा नहीं। मैंने क्या करा, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, इसकी जो ऑल एंट्रीज है, जो भी इसकी एंट्रीज है, या तो 0 है या 1 है। वो ये नहीं कह रहा कि सारी 0 हो, ना ही वो ये कह रहा है कि सारी 1 हो। या तो सारी 0 हो या 1 हो, बस 0 या 1 दिखे और कुछ ना दिखे, ये भी पॉसिबल है। मान लो मैं कल को ये कह दूं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 3x3 का है, क्योंकि ये भी 3x3 का है, और सारी एंट्रीज या तो 0 है या 1 है। ये वाला भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये भी 3x3 का है, और सारी की सारी एंट्रीज या तो 0 है, 0 तो है, बस काम बन गया। ये भी पॉसिबल है, सारी एंट्री या तो 0 है या 1 है, तो सारी 1 तो है, ये भी पॉसिबल है। कुल मिला के ऐसे में कितने मैट्रिक्स लिख सकता हूं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। इस तरह के कितने मैट्रिक्स इस दुनिया के अंदर हैं जिनकी सारी एंट्री या तो 0 दिखाई दे रही हो या 1 दिखाई दे रही हो, इसके अलावा कुछ और ना दिखाई दे रहा हो, और साइज कितना हो, 3x3 का। क्वेश्चन तो ये है, मुझे ये तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फिलहाल। ठीक, आंसर रटना नहीं है, समझना है। ठीक है बात। तो इस तरह के कितने बन सकते हैं, देखो ये 1 बन गया, 2 बन गए, 3 4 5 तो बन गए, ये बोर्ड पे कितने बन सकते हैं ये बताना है। तो वैसे जो क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, क्लास 11th में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था, तो वो यहाँ पे अब यूज होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनो, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दे की बात ये है कि नंबर ऑफ एंट्रीज, मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्री मेरे को पुट करने हैं, वो कौन कौन है। या तो मेरे को 0 पुट करना है, या मेरे को 1 पुट करना है। इनको पुट करने के लिए मेरे को प्लेस कितने मिले हुए हैं, इन एंट्रीज को पुट, या तो मैं यहां पुट करूंगा, या फिर यहां पुट करूंगा, या फिर यहां पर पुट करूंगा, या फिर यहां पर। देखो जिसने क्लास 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया होगा, वो तो क्वेश्चन, वो बच्चा तो क्वेश्चन समझ भी गया होगा अब तक कि क्या होने वाला है आगे। जिसने नहीं किया था वो फिर याद रख। इस वाले प्लेस को भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। या तो मैं यहाँ पे 0 भर सकता हूँ या 1। भाई ये तो बताया भी अभी, पहले प्लेस पर मेरे को पुट करने के लिए या तो 0 डिजिट है, और करके क्या, फिर क्या डिजिट है, 1 डिजिट है। तो मैं क्या कहूंगा कि पहले प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वे कितने हैं मेरे पास, 2। पहले प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 2। सिमिलरली इस दूसरे वाले प्लेस को भी फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2। सिमिलरली तीसरे वाले को भी फिल करने के नंबर ऑफ प्लेस 2। भाई यहाँ भी 0 या 1 आएगा, यहाँ भी 0 या 1 आएगा, यहाँ भी 0 या 1 आएगा। समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही इस वाले को भी दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, या तो 0 भरूंगा या 1 भरूंगा। ऐसे इसके भी 2, ऐसे इसके भी 2, ऐसे इसके भी 2, ऐसे ही इसके भी 2, ऐसे ही इसके भी 2। तो पहले प्लेस को फिल करने के तरीके 2, या तो 0 भर सकते हैं या 1। दूसरे के तरीके भी 2, या तो 0 भरोगे या 1। तीसरे के, चौथे के, पांचवें के, छठे के, सातवें के, आठवें के, नौवें के। और याद करो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह बनता है 2 की पावर 9, और इस तरह क्या बनता है 512, और इस तरह आता है आंसर डी। याद रखने से नहीं आता। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी, इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई अलग अलग क्वेश्चन आया, लो मैं दिखाता हूँ करके भी एक अलग क्वेश्चन। अगर मान लो कल को वो कहने लगे कि मैट्रिक्स तो है 2/3 का, और एलिमेंट्स आपको फिल करना है 0 या 1 और 2, अब क्या करोगे। इस बार साइज कितना था, 3/3, मैंने साइज क्या कर दिया, 2/3, और एलिमेंट्स थे 0 और 1, मैंने एलिमेंट्स क्या दे दीजिए, 0 1 और 2। तो सुनो, घबराना नहीं है, A11, A12, A13, A21, A22, ये तो बनेगा ना मैट्रिक्स। भाई 2/3 का है, 2 रो है, 3 कॉलम है, 2 रो, पहली रो, 3 कॉलम। अब हम कह रहे हैं कि ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिनका ऑर्डर 2/3 है, और उनकी जो एंट्रीज हैं या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो। तो बताओ पहले प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस। पहले प्लेस को भरने के नंबर ऑफ वे 3 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे 0 भर सकता हूं, या मैं यहाँ पे 1 भर सकता हूं, या मैं यहाँ पे 2 भर सकता हूं। क्लियर है। ऐसे ही दूसरे वाले प्लेस को फिल करने के तरीके भी 3, 0 भर सकता हूं या 1 या फिर 2। ऐसे ही तीसरी प्लेस को फिल करने के तरीके भी 3, ऐसे इसकी भी 3, ऐसे इसकी भी 3, ऐसे इसकी भी 3। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लाई जो भी आएगा देख लेना, वो क्वेश्चन का आंसर।
तो इस तरह क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये 3.1 की सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो जाती है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का, हाँ, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।